हमारे घर पर साइकिल भी नहीं थी। जब मैं 10वीं क्लास उत्तीर्ण करके 2003 के अंदर 11वीं में टोंक सेंट सोल्जर में गया तो फीस भरने के भी घर पे पैसे नहीं थे। तो मैंने सोचा कि मैं एक प्राथमिक विद्यालय चलाऊं जिससे मेरे घर परिवार का गुजारा हो सके। तो अप्रैल 2007 में मैंने एक शिव पब्लिक शिक्षा समिति का रजिस्ट्रेशन कराया और एक संस्था की शुरुआत की। मैंने मेहनत करना प्रारंभ किया तो आज जो आप देख रहे हो शिव पब्लिक शिक्षा समिति ने एक वट वृक्ष का रूप ले लिया है। समस्या तो कदम कदम पे आती रहती है, लेकिन मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। जीवन में जितनी समस्याएं आएगी आप ये मान लेना आप उतने मजबूत बनते हुए जाओगे। और जब हम विजय उत्सव में उनको बाइक देते हैं, 18 साल के नहीं होते हैं, तो वो बाइक उनके पिताजी को, उनके पेरेंट्स को हम आग्रह करते हैं कि आप इसको नहीं दे, उसका सदुपयोग वो करें। टोंक में रेल होनी चाहिए, आनी चाहिए, और मुझे तो उम्मीद है कि आने वाले समय में टोंक में रेल भी आएगी, क्योंकि रेल के आने से रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, लोगों का आवागमन का साधन उनको उपलब्ध होगा। वो आसानी से चाहे जयपुर, कोटा, दिल्ली, बॉम्बे कम खर्चे के अंदर जाकर वापस आ जाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं मानता हूँ कि एक पल में मैं आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकता, लेकिन एक पल का लिया हुआ फैसला आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। नमस्कार साथियों, मैं पीयूष गौतम और आप देख रहे हैं स्वर्ण खबर का खास कार्यक्रम संघर्षों से भरी कहानी। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में खास मेहमान हैं शिवजी लाल जी चौधरी, जो कि शिव शिक्षा समिति के संस्थापक हैं। आज से लगभग 15 साल पहले शिव शिक्षा समिति की ये नींव रखी गई और आज हजारों बच्चों का ये भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। आइए बात करते हैं किस तरह का संघर्ष रहा और किस तरह का शुरुआती जीवन रहा। तो सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं, आप कहाँ जन्मे, कहाँ आपकी पैदाइश हुई और किस तरह की आपकी जो परवरिश हुई। नमस्कार पीयूष जी। जी। मेरा जन्म स्थान और कर्म स्थान दोनों यहीं पे हैं, सरौली, जो कि दूनी तहसील के टोंक जिले में है। मेरे पिताजी किसान हैं, मैं किसान वर्ग से आता हूँ। मेरे पिताजी ने काफ़ी अभाव में जीवन जिया है। हमारे घर पर साइकिल भी नहीं थी। जब मैं 10वीं क्लास उत्तीर्ण करके 2003 के अंदर 11वीं में टोंक सेंट सोल्जर में गया तो फीस भरने के भी घर पे पैसे नहीं थे। जब मैं रविवार को आता था तो पिताजी की हालत देखता था। पिताजी चारा जो रचका होता है वो दूनी बस स्टैंड पर पैदल जाकर वहाँ बेचकर 2 रुपये का वो आते थे। मैं खुद भी वहाँ से आकर जब राजस्थान के अंदर 2003 से लेकर 5 तक अकाल पड़ा, तो उस समय जब बिसलपुर की नहर निकली तो इस नहर के अंदर मजदूरी करके उस समय प्रतिदिन के 10 रुपये देते थे। तो उससे मेरी 11th और 12th की फीस भर के मैंने आगे की पढ़ाई जारी रखी। ठीक उसके बाद में 2005 में जब मेरी बीए के अंदर मैंने प्रवेश लिया, 6 के अंदर मैंने वहाँ से टोंक कॉलेज से जब मैं बीए कर रहा था तो मेरे मन के अंदर भी टाइम पास के हिसाब से, या फिर ऐसा कहें कि जब 8 के अंदर मेरी बीएड हो गई तो मैंने सोचा कि मैं एक प्राथमिक विद्यालय चलाऊं जिससे मेरे घर परिवार का गुजारा हो सके। तो अप्रैल 2007 में मैंने एक शिव पब्लिक शिक्षा समिति का रजिस्ट्रेशन कराया और एक संस्था की शुरुआत की। जब 2008 में 7-8 के अंदर एक 3rd ग्रेड की वैकेंसी आई थी और उसके अंदर मैं एक अंक से रह गया था। उस समय 49 पॉइंट समथिंग गई थी। तो आप खुद सोच लो, एक अंक से जब आदमी रहता है, नंबर नहीं आता है, तो बहुत पछतावा और दुख उसको होता है। तो रात के अंदर मैं घबराया, रोया और मैंने सोचा कि अब कुछ करके दिखाते हैं। तो एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की। गांव के अंदर मैंने एक जगह पे किराए से बिल्डिंग ली। ठीक ये मान के चलो कि गांव के अंदर सुविधा वाला कोई भवन नहीं था, तो वहाँ पर भी उस भवन वाले ने मुझे खाली करवा लिया, क्योंकि लोगों ने उसको मिसगाइड कर दिया कि ये कहाँ से किराया देगा, ये है वो है। ठीक उसके बाद में मैंने जो मेरी गांव के अंदर जो एक बाड़ा था वहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय का संचालन शुरुआत की 2008 से। वहाँ पर भी जब विद्यालय चल रहा था तो लोगों की सोच थी कि ये तो गांव का चोरा है, गांव के अंदर कहाँ से स्कूल चल पाएगा, इसके तो कर्जा हो जाएगा, ये ज़मीन बेचेगा। तो इस तरह कर
करके ये मान के चलो 2009-10 के अंदर तक अभावों से भरा हुआ मेरा जीवन रहा। 10 के अंदर मैंने सेकेंडरी विद्यालय की यहाँ पर मान्यता ली। ठीक उसके बाद में 16 जून 2012 को जब सीनियर की मान्यता ली तो यह सरौली मोड़ पर यहाँ पे इसकी स्थापना की गई, इसका उद्घाटन किया गया इस भवन का। वहाँ पे से 2012 में हाई सेकेंडरी के साथ में छात्रावास के साथ में 2015 में बीए बीएससी कॉलेज, 17-18 में इंटीग्रेटेड महाविद्यालय, 19-20 के अंदर एमए एमएससी और ठीक उसके साथ में अभी 22-23 में स्पेशल और अभी 24-25 में देवनारायण गुरुकुल यानी प्रतिष्ठित विद्यालय के रूप में भी शिव पब्लिक का चयन हुआ है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि शुरू से अब तक संघर्ष से भरा हुआ मेरा जीवन रहा है। संघर्ष ही जीवन है। आदमी को कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। जब मैं महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ता रहता था तो मुझे लगता है कि जो उनके कथन, उनके विचार जब मैं पढ़ता था तो वो कहते थे कि जो जैसा सोचता है वो वैसा बन जाता है। मैंने अनुशासन में रहना शुरू किया, मैंने मेहनत करना प्रारंभ किया, तो आज जो आप देख रहे हो शिव पब्लिक शिक्षा समिति ने एक वट वृक्ष का रूप ले लिया है। 2015 से पहले की मैं बात करूं तो परिणाम में भी हमारा टोंक जिला टॉप 10 में नहीं आता था। तो मुझे बड़ा दुख होता था जब 17 के अंदर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करता हुआ मैं गुड़गांव में टोंक की तरफ से बात कर रहा था, बोल रहा था, तो वहाँ पर मेरे टोंक को बैकवर्ड कहा गया तो मुझे दुख हुआ। ठीक उसके साथ में जब 19 में शेखावाटी के झुंझुनू में जब निजी विद्यालयों का सेमिनार था तो टोंक के स्कूलों का नाम नहीं आने से या परिणाम कम रहने से वहाँ पर भी टोंक को बैकवर्ड कहा गया। तो फिर मैंने एक ही मन के अंदर धारणा ठानी कि मेरा टोंक आने वाले समय में टॉप 10 में होना चाहिए। और जो आज आप देख रहे हो, चाहे मोटिवेशन सेमिनारों के माध्यम से हो, चाहे प्री बोर्ड एग्जाम के माध्यम से हो, चाहे ग्रीष्मकालीन कक्षाओं निःशुल्क ग्रीष्मकालीन कक्षाएं चलाने के माध्यम से हो, आज हमारा टोंक दिनों दिन प्रगति की ओर बढ़ रहा है और यहाँ के विद्यार्थी भी बेहतरीन परिणाम लाकर दिखा रहे हैं। ठीक शेखावाटी की तर्ज पर फिर हमने विजय उत्सव करने की ठानी। तो टॉपर्स जो प्रतिभाएं होती थी उनको मोटरसाइकिल, स्कूटी, लैपटॉप, टैबलेट्स का वितरण किया जाना हमने प्रारंभ किया। शुरुआत जब हमने निःशुल्क ग्रीष्मकालीन कक्षाओं की प्री बोर्ड की विजय उत्सव की तो बाकी के विद्यालय भी उस चीज़ को, उस पहल को देखकर वो भी इसके लिए आगे की ओर बढ़े। तो धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में टोंक लगातार निरंतर रूप से आगे की ओर जा रहा है। आपके प्रेरणा स्रोत कौन थे? मेरे प्रेरणा स्रोत तो अगर मैं आपसे विशेष रूप से अगर बात करूं तो जो सीएलसी श्रवण जी है, जब मैं उनको मोटिवेशन के रूप में सुनता हूं और जब भी मैं हताश निराश हो जाता था तो मैं सीखकर सीएलसी पहुंच जाता था, क्योंकि रात के 12 बजे भी वो मुझे बच्चों के रूप में मिलते थे और नई ऊर्जा के साथ में वो वहाँ पे रहते थे। तो निश्चित रूप से मैंने ये सोचा कि 60 साल की एज में भी इतनी मेहनत कर रहा है तो हमें तो इनसे भी और ज़्यादा करके दिखानी चाहिए। हमेशा मैं बच्चों के बीच में जब भी जाता हूँ एक ही बात कहता हूँ कि बेटा अपने माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए और जिसके भी सिर पे अपने माँ बाप का और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद होता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। मैं मार्टिन लूथर को एक बार पढ़ रहा था क्योंकि मुझे महापुरुषों की जीवनियाँ या विद्वानों के कथन पढ़ने का बहुत शौक है। तो मार्टिन लूथर कहा करते थे, उनका एक कथन में पढ़ रहा था कि अगर आप उड़ सको तो उड़ो, अगर आप उड़ नहीं सकते हैं तो दौड़ो, अगर आप दौड़ भी नहीं सकते हैं तो आप चलो, चल भी नहीं सकते हैं तो आप लगातार निरंतर रूप से रेंगो यानी धीरे धीरे चलते रहो, एक जगह स्थिर होकर मत बैठो, यानी कुछ ना कुछ आप करते रहो। उसी से मैं प्रेरित होकर हर दिन नया करने का प्रयास करता हूँ, एक जगह रुकने का प्रयास नहीं करता हूँ और हमेशा ये सोचता हूँ कि जिन सपनों के लिए, जिन आशाओं के लिए इन बच्चों को, इन विद्यार्थियों को अभिभावकों ने जैसे पब्लिक में भेजा है, मैं उनके सपनों पे खरा उतरने का प्रयास करूं। मेरी एक ही सोच है कि मेरा क्षेत्र भी आगे की ओर बढ़े, क्योंकि जहां पर शिक्षा का स्तर उच्च है वहां के लोगों का जीवन स्तर भी उच्च है। इसी सोच को और इसी ध्येय को मैं ध्यान में रखते हुए निरंतर कार्य करता रहता हूँ। देखिए, आपने एग्ज़ाम भी फाइट किया और एक नंबर से आप रह गए, गवर्नमेंट जॉब लग जाती और अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाती तो शायद शिव पब्लिक की तरफ इतना ध्यान नहीं दे पाते। तो आपके हिसाब से क्या बेस्ट है, बिजनेस या फिर गवर्नमेंट जॉब? देखिए गौतम साहब,
वो कहावत है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है। जो समय को स्वीकार ना होता और जो भाग्य के अंदर लिखा होता है, किस्मत मेरे को यहाँ लेकर आना चाहती थी, अगर वो एक अंक से मुझे एग्ज़ाम फाइट करा देती तो मैं भी आज मेरा जो लक्ष्य होता कि विद्यालय जाना और वहाँ पे बच्चों को पढ़ा के वापस घर आ जाना, आज जिस प्रकार से यहाँ पे ये मान के चलो हजारों विद्यार्थी तो विद्या अर्जन कर ही रहे हैं, ठीक उसके साथ में सैकड़ों शिक्षकों को भी जो रोजगार मिल रहा है, पूरे क्षेत्र का नाम रोशन हो रहा है और लोगों का जो उच्च शैक्षिक स्तर बढ़ रहा है, तो आज मुझे काफ़ी खुशी है कि मैं भावी ये मान के चलो टोंक के विद्यार्थी नहीं, भारत के भारतवासी तैयार कर रहा हूँ। आज हमारे इस क्षेत्र से निकले हुए अभी हाल ही में हमारे 3 विद्यार्थियों का चयन आरएस में हुआ है। एक तो हमारे देवराज रवि ने अभी आरएस पे करौली के अंदर ज्वाइनिंग भी कर ली है। अभी अंशुमाला सोनी, प्रियंका मेहरा, 3-4 विद्यार्थियों का भी अभी आरएस मेंस में फाइट किया है। तो मुझे अब काफ़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि हर जिला मुख्यालय पे आने वाले समय में चाहे आरएस, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर हमारे इस क्षेत्र से निकल रहे हैं, तो मैं अपने आप को ये मान के चलो गर्वानुभूति महसूस कर रहा हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि आज भारत रोजगार देना जान रहा है, रोजगार करना नहीं, रोजगार देना जान रहा है। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पहलगाम वाली घटना के माध्यम से जो पाकिस्तान को जो करारा जवाब दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भारत विकासशील से विकसित की ओर बढ़ रहा है। निश्चित रूप से युवाओं को मोदी जी से प्रेरणा मिली है और मैं भी ये चाहता हूँ कि युवा अपने पैरों पे खड़े होते हुए, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे ये मान के चलो कि वो सेना में जाने का क्षेत्र हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो, क्योंकि जब जब भी युवाओं ने ठाना है तो निश्चित रूप से वो क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर हुआ है। युवा जब जब भी आगे बढ़ते हैं तो देश का विकास युवाओं के ऊपर ही निर्भर करता है। जी। बिजनेस डेवलपमेंट को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? युवा आजकल स्टार्टअप की ओर जा रहे हैं, बिजनेस की ओर जा रहे हैं, एआई आ रहा है, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि युवा इस देश का भावी भविष्य है। जी। युवा आज ये मान के चलो अपने पैरों पे खड़े होने की सोच रहे हैं। युवा ये मान के चलो आज चाहे किसी भी क्षेत्र में कंपटीशन को अगर वो फाइट नहीं करते हैं तो पर्सनल अपना बिजनेस, अपना व्यवसाय प्रारंभ कर रहे हैं। इससे देश गति की ओर बढ़ रहा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में मेरा भारत वापस सोने की चिड़िया बन जाएगा, क्योंकि मोदी जी के साथ में एक युवाओं की पूरी टीम है। मोदी जी के ये मान के चलो माध्यम से युवा सोच रहे हैं कि मुझे कुछ करके दिखाना है। नेगेटिव नहीं, वो सकारात्मक भी पॉजिटिव होते जा रहे हैं। राजनीति में भी आपने कदम रख दिया है, क्या कुछ विजन है आपका आगे? देखो गौतम साहब, मैं शिक्षा के साथ साथ में सामाजिक प्राणी हूँ। समाज में रहना, फील्ड में रहना, गांव में रहना मुझे बहुत पसंद है। गांव के अंदर, समाज के अंदर, क्षेत्र के अंदर जब मैं जाता हूँ तो मेरे क्षेत्र का जो विकास नहीं हो पा रहा है, लोगों के सामने जो समस्याएं रहती है, अभी मेरे पास में पद पोस्ट नहीं है, तो वो लोग मुझे अपनी समस्याएं बताते हैं तो मैं उनका समाधान नहीं कर पाता हूँ। मेरी एक ही सोच है कि मेरे पास में अगर पद पोस्ट हो, मेरे हाथ में कुछ कर दिखाने का अगर हो, तो मैं निश्चित रूप से इन लोगों की समस्या सुनकर उनका समाधान करूं। लोगों की सेवा करने की मेरी सोच है। इसी उद्देश्य से मैं राजनीति में भी प्रयास कर रहा हूं। भाजपा में जिला मंत्री का पद आपने लिया। जी, भाजपा के अंदर वर्तमान में अभी जिला मंत्री की जिम्मेदारी मेरे पास में है और आगे भी अगर पार्टी मुझे कहीं पे भी एक कार्यकर्ता के रूप में कोई अवसर देगी तो निश्चित रूप से मैं उस पर खरा उतरूंगा, क्योंकि मेरी एक ही सोच है कि मेरे सपनों का टोंक हो, मेरे सपनों का राजस्थान हो और मोदी जी का जो सपना है भारत को आगे की ओर बढ़ता हुआ देखना, तो उनके सपने को पूरा करने में मैं भी मेरा योगदान दे सकूं। मोदी जी का सपना है कि भारत को विकसित भारत बनाया जाए, तो आपका क्या सपना है टोंक को लेकर के? टोंक कैसे विकसित होगा? मोदी जी कहते हैं कि कार्यकर्ता जब मजबूत होगा, आम आदमी, आम नागरिक जब मजबूत होगा, तो भारत
गांव से लेकर, जिले से लेकर, राज्य से लेकर, पंचायत से लेकर एक मजबूत देश तभी बन पाएगा जब नीचे के ग्राम पंचायत स्तर से, बूथ स्तर से, ब्लॉक स्तर से वो मजबूत होगा। टोंक जिले में रेल की डिमांड एक चुनावी मुद्दा बन कर के रह जाती है। क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है रेल आएगी या नहीं आएगी? क्या मामला है? देखो, मैं तो ये कहना चाहूँगा टोंक में रेल होनी चाहिए, आनी चाहिए, और मुझे तो उम्मीद है कि आने वाले समय में टोंक में रेल भी आएगी, क्योंकि रेल के आने से रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, लोगों का आवागमन का साधन उनको उपलब्ध होगा, वो आसानी से चाहे जयपुर, कोटा, दिल्ली, बॉम्बे कम खर्चे के अंदर जाकर वापस आ जाएंगे। तो मैं तो सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके हमारे टोंक को रेल से जोड़ा जाए, ताकि यहाँ का आम आदमी, गरीब, मजदूर, किसान, उनकी जो मुख्य मुद्दा है, मुख्य समस्या है, रेल यहाँ पर होनी चाहिए। उनके आने से उनकी समस्या का समाधान होगा। बहुत बड़ा कैंपस बना लिया है आपने पूरे शिव शिक्षा समिति को। तो कितनी दूरी से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, कितने बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, उसके बारे में अगर कुछ बता सकें। देखिए पीयूष जी, जब मैं टोंक पढ़ने गया था तो बाबूलाल जी मेरे आदर्श है, मेरे गुरु जी है, मेरे गुरुजनों का मैं जीवन में बहुत सम्मान करता हूँ। तो मेरी यह सोच होती थी कि मैंने प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की तो वापस टोंक से जिला मुख्यालय से यहाँ बच्चे पढ़ने आए। आज टोंक जिले के ये मान के चलो 152 गाँव से वापस विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययन के लिए आ रहे हैं। लगभग 2 दर्जन चॉइस 4 व्हीकल्स का 4 पहिया वाहन हमने उनकी सुविधा के लिए लगा रखे हैं। और आने वाले समय में मेरी सोच है कि कोटा और जयपुर से वापस विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करने के लिए आए, अपने भविष्य निर्माण करने के लिए आए, अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए आए, ताकि हमें ऐसा लगे कि वास्तव में हम धीरे धीरे जयपुर और कोटा की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ से अच्छी पढ़ाई सुविधा व्यवस्था हम यहाँ पर देंगे तभी वो यहाँ पर आ पाएंगे। और मेरा एक ही मानना है कि मैं निश्चित रूप से जिस प्रकार की मेहनत हम करते आ रहे हैं तो इसमें हम सफल होंगे। अब तक की इस यात्रा में कभी कोई समस्याएं नहीं आई? समस्या तो कदम कदम पे आती रहती है, लेकिन मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। जीवन में जितनी समस्याएं आएगी, आप ये मान लेना आप उतने मजबूत बनते हुए जाओगे। जिसका सफर कांटों से भरा नहीं रहता है, ये मान के चलना, उसको अनुभव नहीं होता है। और समस्या अनुभव सिखाने आती है, समस्याएं आगे बढ़ाने आती है। समस्या से कभी हताश, निराश, घबरा के घर नहीं बैठना चाहिए। जी। कोई किस्सा बता सकते हैं आप, जब आप घबराए हों और फिर आप खड़े हुए हों? एक किस्सा तो घबराने की मैं बात क्या करूं, जीवन का हर मोड़ ही ऐसा आया कि हमेशा समस्या रही, लेकिन जिंदगी में मैं घबराया कभी नहीं। जी। ईश्वर ने मुझे, मैं बात कर रहा था एक विद्वान के साथ में बैठा हुआ था, तो वो मुझे बता रहे थे कि बेटा ईश्वर ने 3 चीजें किसी भी इंसान को एक साथ नहीं दी। जी। सबसे पहला जो उन्होंने बताया वो नॉलेज, ज्ञान, जानकारी। दूसरा उन्होंने बताया धन, पैसा। और तीसरा कलेजा, रिस्क लेने की क्षमता। तो उन्होंने मुझे एक ही बात बताई कि बेटा जिसको ज्ञान दे दिया, नॉलेज दे दी, जानकारी दे दी, तो उसको पैसा नहीं दिया। पैसा भी दे दिया उसको, नॉलेज भी है, तो उसको कलेजा नहीं दिया। और जिसको कलेजा भी दे दिया, नॉलेज भी दे दिया, तो उसको पैसा नहीं दिया। यानी किसी भी व्यक्ति को इस धरती के अंदर, एक व्यक्ति को नॉलेज यानी जानकारी, ज्ञान यानी ज्ञान के साथ में पैसा, और पैसा के साथ में रिस्क यानी कलेजा, रिस्क लेने की क्षमता उसको नहीं दी। और ईश्वर का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे रिस्क लेने की बड़ी क्षमता दी है, प्रदान की है। क्योंकि जो मैं कहता भी हूँ बार बार कि जो मैं जैसा सोचता हूँ वैसा बन जाता हूँ, उसका कारण एक ही है, सोचकर कार्य करना पड़ता है, सोचकर उस प्लान को पूरा करना होता है। इसलिए मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप अच्छा सोचें, बढ़िया सोचें, आगे की ओर जाने का सोचें। आज मोदी जी ने सोचा है कि भारत को विकसित बनाना है, तभी वो इसके लिए, भारत के लिए कार्य कर रहे हैं। आज मैंने सोचा कि मेरे टोंक के शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाना है, तभी मैं इस पे कार्य कर रहा हूँ। बच्चों को मोटरसाइकिल दे देना, कहाँ पर उनको, मतलब 18 साल के भी नहीं हो रहे और आप बाइक दे रहे हैं? देखिए जी, बाइक के साथ में हम हेलमेट भी उनको दे रहे हैं। और जब हम विजय उत्सव में उनको बाइक देते हैं, 18 साल के नहीं होते हैं, तो वो बाइक
उनके पिताजी को, उनके पेरेंट्स को हम आग्रह करते हैं कि आप इसको नहीं दें, उसका सदुपयोग वो करें। जी। तो इसका विज़न क्या था बच्चों को इतना प्रोत्साहित करना? वैसे उन्होंने मेहनत की है, उनका हक है, लेकिन आपको ये कहाँ से दिमाग में आया कि बच्चों को ये देना है, बाइक देना है या स्कूटी देना है? मैं जब भी शेखावाटी के अंदर, सीएलसी के अंदर जाता हूँ, हुँ, तो वहाँ पर हज़ारों प्रतिभाओं को हुँ, जब प्रोत्साहित होकर मैं देखता हूँ, तो उनको मोटरसाइकिल, स्कूटी, लैपटॉप के माध्यम से वो प्रोत्साहन करते हैं। हुँ, तो जिन विद्यार्थियों को वो नहीं मिलता और वो सामने ताली बजाने वालों की श्रेणी में बैठे रहते हैं, हुँ, तो वो भी अगले वर्ष के लिए कमर कस लेते हैं कि अगले साल मुझे भी मोटरसाइकिल जीतकर, स्कूटी जीतकर, लैपटॉप जीतकर मेरे हुँ, परिवार वालों का नाम रोशन करना है। तो हुँ। इससे बच्चों में एक उमंग, एक उत्साह बढ़ता है। कुछ अंतिम पंक्तियाँ अगर आप कहना चाहें मोटिवेशन के तौर पर बच्चों के लिए, अगले वर्ष जो 12वीं की तैयारी करेंगे, 10वीं की तैयारी करेंगे उन्हें? मैं तो यही कहना चाहूँगा, मोटिवेशनल की अगर आप बात करो तो काफ़ी लंबा हो जाता है। शॉर्ट में मैं निवेदन करना चाहूँगा हुँ, कि आप अच्छा सोचें, हुँ, बड़ा सोचें, और ठीक इसके साथ में हुँ, मैं बार-बार कहता आया हूँ कि मैं मानता हूँ कि एक पल में मैं आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकता। लेकिन हुँ, एक पल का लिया हुआ फैसला आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आप एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। हुँ, कभी आप असफलता से नहीं घबराएँ, हुँ, क्योंकि अब्राहम लिंकन को मैं जब पढ़ रहा था, तो ये मान के चलो 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने हुँ, वार्ड पंच का चुनाव लड़ा, वो हुँ, असफल हो गए। 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने बिजनेस शुरू किया, वो हुँ, असफल हो गए। 25 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हुई, और 26 वर्ष की उम्र में उनकी असफलता से घबरा कर जब वो वार्ड पंच नहीं बने, बिजनेस में भी असफल हुए, उनकी बीवी ने तलाक दे दिया। हुँ, 27 वर्ष की उम्र में जब उन्होंने कांग्रेस सीनियर सदस्य का चुनाव लड़ा, वो असफल हो गए। फिर हुँ, 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ा, वहाँ पे भी असफल हो गए। 42 वर्ष की उम्र में उन्होंने जब सांसद का चुनाव लड़ा, वहाँ पर भी वो असफल हो गए। हुँ, 45 वर्ष की उम्र में जब उन्होंने उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़े, वहाँ हुँ, पर भी वो असफल हो गए। हुँ, और आप सबको पता है, 51 वर्ष की उम्र में वही व्यक्ति चलकर अमेरिका का राष्ट्रपति डॉक्टर अब्राहम लिंकन बना। तो असफल विद्यार्थियों के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि जीवन में आप हुँ, किसी भी असफलता से हताश, निराश नहीं हो, उससे सबक लें और आगे के लिए आप बढ़िया तैयारी करें। जो हुँ, भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। हुँ, अपनी ये मान को चलो, सफलता से ज़्यादा उत्साहित, तो ये मान के चलो असफलता से निराश भी नहीं होना चाहिए। जी। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर शिवजीलाल चौधरी को। इनके संघर्षों की कहानी आपको कैसी लगी? इसे आप कमेंट करके बताएँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले वीडियो में अगली संघर्षता की कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।